नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी बॉन्ड पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th क्लास हिस्ट्री का सैम्पल पेपर। ठीक है, सैम्पल पेपर को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपका जो फाइनल एग्जाम का जो पेपर का पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है और किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसलिए ये तो फर्स्ट सैम्पल पेपर है, ऐसे ही लगभग 3 और सैम्पल पेपर आप सभी के लिए लेके आने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोगों को इस चैनल से जुड़े रहना है और इस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट सैम्पल पेपर के लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करना है। देखिए, अगर आप लोग रोशन सा स्टडी पॉइंट पे पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 11th क्लास हिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस वो भी एनिमेशन के थ्रू आपको देखने को मिल जाएगा। सभी चैप्टर को बिल्कुल सरल और स्पष्ट भाषा में आपको समझा रखा है एनिमेशन के थ्रू। साथ ही साथ आपको MCQ, अगर इस प्लेलिस्ट में आप जाते हैं 11th क्लास हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको चैप्टर के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जितने भी चैप्टर सबके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और MCQ की वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं और अपने एग्जाम के फाइनल एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी सैम्पल पेपर की जो PDF है, PDF में और सभी क्वेश्चंस को समझना स्टार्ट करते हैं, पेपर के पैटर्न को देखना स्टार्ट करते हैं। सो प्यारे बच्चों, अब हम लोग आ चुके हैं अपनी PDF में। इस सैम्पल पेपर की PDF है और ये PDF आपको, मतलब ये जो सैम्पल पेपर है आपको आपके सपोर्ट मटेरियल में भी देखने को मिल जाएगा। उसमें 2 सैम्पल पेपर दे रखा है, तो उसको भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। इसी के साथ साथ जो DOE है, ठीक है, DOE द्वारा भी 2 सैम्पल पेपर जारी किया गया है, तो उन 2 सैम्पल पेपर को भी मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। सॉरी। तो कुल मिला के आप लोगों को 4 सैम्पल पेपर रोशन सा स्टडी पॉइंट पे हिस्ट्री का देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस की बात कर ले या फिर हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो उन सभी सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर भी आपको रोशन सा स्टडी पॉइंट पे सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने पेपर के पैटर्न के बारे में। जैसे आपको पता है कि फाइनल एग्जाम जो आपका होगा वो 80 मार्क्स का रहेगा और आपको पता है 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है ना, इस तरीके से। और टोटल आपको जो समय दिया जाता है वो 3 घंटे का समय आपको दिया जाता है। अगर हम अपने पेपर के सेक्शंस की बात करें तो पेपर आपका जो होगा वो 5 खंडों में बटा होगा, इस तरीके से। ठीक है, और क्वेश्चंस टोटल आपको कितने देखने को मिलेंगे? 34 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें से सबसे पहले सेक्शन की हम बात करेंगे, इसमें टोटल 21 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और ये MCQ बेस रहने वाले हैं, यानी कि आपको सभी क्वेश्चन में ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे सेक्शन की बात करेंगे, सेक्शन B की बात करें तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 27 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि 3 अंक वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा लॉन्ग आंसर अपने को लिखना नहीं होता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं अगला जो है हमारा 28 से लेके 30 तक, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 8 मार्क्स वाले हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको लगभग 300 से 350 शब्दों में देना होता है। ठीक है, उसके बाद अगला सेक्शन आप देखेंगे, इसमें 31 से लेके 33 तक क्वेश्चन है जो कि स्रोत आधारित होते हैं। ठीक है, जो आपके NCERT बुक में जो सोर्सेज दिए होते हैं उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अधिकतर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको उसी पैराग्राफ में ही मिल जाता है। एक आध क्वेश्चन बस बाहर से पूछा जाता है, नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको इसी में देखने को मिल जाता है। और ये 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन होता है, 4 मार्क्स, यानी कि 12 नंबर आप समझ लो कि भाई फ्री के हैं ये, है ना। ये 12 नंबर आपके कटने नहीं चाहिए, फ्री के हैं और आपको मिल जाएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आप 34वां क्वेश्चन देखेंगे जो कि मानचित्र आधारित होगा, 5 नंबर का, तो 5 नंबर भी आपको फिक्स करवा देंगे। मैप की वीडियो भी मैं अलग से अपलोड कर दूंगा, उसको आप देख के मैप की तैयारी भी कर पाओगे। तो ये कुल मिला के आपके पेपर का पैटर्न है। देखिए, मैप की अगर मैं बात करूँ तो जो आप अपना एग्ज़ाम दे लेंगे तो उसके बाद मैप को अलग करके आप अपने आंसर शीट के साथ लगाएंगे, है ना, जिसको बोलते हैं नत्थी करना होता है, आपको अपने उत्तर पुस्तिका के साथ शामिल करना है इस मैप को। ठीक है, तो ये रहेगा तरीका। तो ये आपका पेपर का पैटर्न हो गया। उम्मीद करता हूँ आप अपने पेपर के पैटर्न को समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं भैया। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, पहला क्वेश्चन आ चुका है, ओगुदेई किसका पुत्र था? ठीक है, तो हमें पता है भैया ओगुदेई जो था वो चंगेज खां का पुत्र था। चंगेज खां के 4 पुत्र थे, उसमें से ओगुदेई भी उसका एक पुत्र था। ठीक है, तो आपका पहला आंसर क्या हो जाएगा? चंगेज खां। उसके बाद हम देखते हैं मंगोलिया कहाँ स्थित है, तो मंगोलिया आपको पता है भैया
मंगोलिया जो है वो एशिया में स्थित है, एशिया महाद्वीप का ही एक अंग है मंगोलिया, है ना। चाइना के ऊपर आप देखेंगे, अगर आप लोगों ने मानचित्र को देखा होगा तो चाइना के ऊपर मंगोलिया आ जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है चंगेज खां की मृत्यु कब हुई। तो चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? 1227 ईस्वी में चंगेज खां की मृत्यु हो गई थी। 1206 में आपको पता है कि भाई उसको कुरिलताई से मान्यता मिल गई थी, महान खान की, सार्वभौमिक खान की मान्यता मिली थी, और 1227 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बाकी आप लोग बता सकते हैं कमेंट में कि चंगेज खां का जन्म कब हुआ। ठीक है, यहाँ पे तो मृत्यु का डेट आपसे पूछा ही है, वो मैंने बता दिया है। जन्म कब हुआ वो डेट आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन द्वारा जबरन बेदखल की गई मूल अमेरिकी जनजाति थी। मतलब कि ये जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने कौन से मूलवासियों को, कौन सी जनजातियों को उनके ज़मीन से जबरन बेदखल कर दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा चिरोकी। ठीक है, चिरोकी कबीला के जो लोग थे उनको इन्होंने जबरन विस्थापित कर दिया था, उनके ज़मीनों से बेदखल कर दिया था। देखो, चिरोकी कबीले की मैं बात करूँ तो ये वही लोग थे जिन्होंने सबसे पहले अपने आप को सभ्य बनाने के लिए, अंग्रेज़ी भाषा सीखने के लिए मतलब मना लिया था अपने आप को उन्होंने। लेकिन फिर भी जो वहाँ के लोग थे, जो गोरे लोग थे, उनका जो व्यवहार था इनके साथ अच्छा नहीं था, और बहुत सारे लोगों को उनके ज़मीनों से, चिरोकी कबीले के लोगों को बेदखल कर दिया गया। लगभग 15,000 जो लोग थे उनको बेदखल किया गया था, और जिसमें से बहुत सारे लोग अपने रास्ते में ही अपना दम तोड़ देते हैं। आंसू की राह, आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष अमेरिगो डी वेस्पुची का यात्रा वृत्तांत प्रकाशित हुआ। देखिए भैया, अमेरिगो डी वेस्पुची की अगर हम बात करें तो इन्हीं के नाम पे अमेरिकी महाद्वीप का नामकरण किया गया है। जो अमेरिका नाम निकला है इन्हीं के नाम से निकला है, और इन्होंने जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था उसको प्रकाशित किया गया था 1507 में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है अमेरिका में मूल निवासियों की संख्या में भारी कमी क्यों आई। तो आपको पता है अमेरिका में जो मूलवासी थे उनका विस्थापन किया गया है ना, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, उनके लिए अलग अलग मतलब रिजर्वेशन भी तय कर दिया गया जहाँ पे उनको जबरन मतलब भेजा जाता था, और वहाँ की जो स्थिति थी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मौसम सही नहीं था, वहाँ का वातावरण बढ़िया नहीं था, इस वजह से उनकी संख्या लगातार कम होने लग गई। तो आपको इसमें यही बताना है कि अमेरिका में मूल निवासियों की जनसंख्या में भारी कमी क्यों आई। तो देखो यहाँ पे आप 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन को आप पढ़ने के बाद मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूँ। जो आपका सही और एग्जैक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है। तथाकथित आरक्षण और यूरोपीय लोगों द्वारा उन पर किए गए अत्याचारों तथा उनको खराब मौसम का सामना भी करना पड़ा था, जिस वजह से उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही थी। तो ये जो ऑप्शन डी है ये पूर्ण रूप से आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अमेरिका में सस्ता श्रम देने वाले श्रमिक थे, मतलब कौन से लेबर जो थे जो कि मतलब बहुत कम मजदूरी पे काम करने के लिए तैयार रहते थे, तो वो चाइनीज़ थे भाई। चाइना से जो अप्रवासी जो लोग जो गए वहाँ पे वो सस्ता श्रम उपलब्ध कराते थे वहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए चीनी अप्रवासी सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पुराने नियम में इसके संदर्भ के कारण यूरोपीय लोगों के लिए कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण था। अब देखो, पुराने नियम यानी कि यहाँ पे बाइबल की बात की जा रही है। बाइबल का जो पुराना नियम है जिसको हम ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से जानते हैं। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर गलत करने वाले थे, लेकिन अब मैं समझा दूंगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे कि पुराना नियम जो है, आपको पता है पुराने नियम यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट को हम ईसाई धर्म के पुराने नियम के रूप में जानते हैं, और उसके अनुसार इसमें से कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण था। ठीक है, यूरोपीय लोगों के लिए कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है पुराने नियम के अनुसार यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार। तो आपको पता है ओल्ड टेस्टामेंट में मेसोपोटामिया का उल्लेख किया गया है। यही तो एक शहर है जिसका उल्लेख किया गया है, और इस वजह से यूरोपवासियों के लिए जो मेसोपोटामिया है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया। उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्यूनिफॉर्म किस शब्द से बना है। तो क्यूनिफॉर्म की बात करें, किलाकार जिसको हम बोलते हैं, है ना, किलाकार लिपि है ये, मेसोपोटामिया की लिपि क्यूनिफॉर्म, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, लातिनी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है 2400 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा का स्थान किस भाषा ने ले लिया। तो हमें पता है कि भाई मेसोपोटामिया की जो सबसे पहली जो ज्ञात भाषा थी वो सुमेरियन
सुमेरियन सुमेरियन या फिर सुमेरी कह सकते हैं। फिर 2400 ईसा पूर्व में भाषा में बदलाव आता है और अकदी भाषा को अपनाया जाता है ना। तो अकदी भाषा आपका क्या हो जाएगा, या अकादिनियम यहाँ पे जो लिख रखा है वैसे अकदी लिखा हुआ आएगा, थोड़ा मिस प्रिंट भी हो जाता है, ठीक है। तो अकदी भाषा को अपनाया गया था 2400 ईसा पूर्व में। फिर आरामेक की बात करें तो 1400 ईसा पूर्व में अपनाया गया था। ये सब आप जान चुके हैं। आप लोगों ने अगर वीडियो को देखा होगा, रोशन सा स्टडी पॉइंट से आप जुड़े हुए हैं, तो आप आसानी से इन क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, शहर जो व्यापार व जीवन का केंद्र माना जाता था। अब इसमें से कौन सा ऐसा शहर है, यहाँ पे देखो इटली के 3 शहर के नाम दिए गए हैं, जिसमें से कौन सा ऐसा शहर है जो कि व्यापार और जीवन का केंद्र माना जाता था। रोम है, फ्लोरेंस है, सिसिली है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने अभी तक मतलब एनसीईआरटी बुक में, आपके एनसीईआरटी बुक में जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो भाई मेरे हिसाब से फ्लोरेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि फ्लोरेंस में ही बहुत सारे विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, व्यापारिक केंद्र के रूप में भी ये फलता फूलता है ना। तो इसलिए इसको व्यापार और जीवन का एक केंद्र मान सकते हैं फ्लोरेंस नगर को। अगला है प्रिंस पुस्तक का लेखक कौन है। तो प्रिंस एक पुस्तक का नाम है, इसका लेखक कौन है, ठीक है, ये हमें बताना है यहाँ पे। तो जॉन गुटेनबर्ग, लॉरेंस वल्लाल, ठीक है, दांते हैं, या फिर मैकियावेली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मैकियावेली, ठीक है। इस प्रिंस नामक पुस्तक में उन्होंने मनुष्य के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे रखी है। आज अच्छी जानकारी क्या बताऊंगा, उन्होंने मतलब मनुष्य को स्वार्थी बताया है कि हमेशा जो इंसान है वो स्वार्थ के पीछे पड़ा रहता है, अपने स्वार्थ को पूरा करने के पीछे लगा रहता है, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने प्रिंस पुस्तक में मैकियावेली ने ये बातें बता रखी है। ये बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा वाला जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लगभग अगर जैसे कि मैं ऊपर बात कर रहा था फ्लोरेंस नगर के बारे में, तो आप अगर फ्लोरेंस नगर के बारे में जानना चाहते हो तो आई थिंक एनसीईआरटी का पेज नंबर 109 है, 106 या 9 है, वहाँ पे आप जाके आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नई एनसीईआरटी बुक है, वैसे तो पुरानी एनसीईआरटी बुक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नई एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे ये तो आपको जानने को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, 19वीं सदी के पुनर्जागरण के दौरान विकसित हुए कला के रूप को क्या कहा जाता था, है ना। जो 19वीं सदी में पुनर्जागरण के दौरान जो कला जो विकसित हुई थी उसको हम किस रूप में जानते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मानवतावाद, ठीक है। क्या कहा जाता है, मानवतावाद के रूप में हम जानते हैं। मानवतावाद यानी कि मनुष्य की में रुचि लेना, उसकी समस्याओं का समाधान करना, या फिर मानवतावादी हम उन टीचर्स या अध्यापक को कहते थे जो कि मतलब राजनीतिक शास्त्र या जो आर्ट्स से जुड़े हुए जो विषय हैं उसको पढ़ाते थे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उस राजा का नाम बताइए जिसने स्पेन में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो स्पेन का वह राजा जिसने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया वो था फिलिप द्वितीय, ठीक है। उन्होंने क्या किया, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। टेरा न्यूलियस शब्द का क्या अर्थ है। देखिए टेरा न्यूलियस ये मूल निवासियों का विस्थापन वाला जो चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया। टेरा न्यूलियस का मतलब होता है एक ऐसी भूमि जो किसी की नहीं है, जिसपे किसी का हक नहीं है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेरा न्यूलियस। ये आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस कब मनाया जाता है। क्षमा याचना यानी कि नेशनल सॉरी डे, ठीक है, यानी कि आप किसी के साथ आपने अच्छा व्यवहार नहीं किया है, आप सॉरी मांगना चाहते हैं, तो नेशनल सॉरी डे भी मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है 26 मई को, ठीक है। ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 26 मई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है। तो दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी जो है वो यांगत्से नदी है, जो कि चाइना में बहती है ना। पीली नदी, पर्ल नदी, यांगत्से नदी, ये आपने तीनों नदियों के नाम आपने पढ़ा होगा, आपका जो आधुनिकीकरण के रास्ते हैं चैप्टर उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जापानियों की कानूनी सोच किस देश की सोच से प्रभावित है। जो जापान की जो कानूनी सोच है वो किस देश से प्रभावित है। तो इनकी जो ज़्यादातर सोच है वो चाइना से प्रभावित है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लापिस लाजुली, ठीक है, लापिस लाजुली
था, मतलब लापिस लाजुली क्या था? तो ये एक नीला पत्थर होता था, ठीक है, नीले पत्थर को बोला जाता है लापिस लाजुली, ठीक है। 20वें का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, कहा जाता है कि गिलगेमिस ने जिस शहर पर शासन किया वह था, मतलब गिलगेमिस ने किस शहर पर शासन किया था, उस शहर का नाम आपको बताना है, ठीक है। तो आपको पता है मेसोपोटामिया में एक शहर है जिसको हम बोलते हैं उरुक, जिसको अक्सर शहर कह के भी पुकारा जाता था। एनमर्कर की बात करें, उन्होंने भी यहीं से शासन किया था, और एनमर्कर के कुछ समय बाद गिलगेमिस यहीं का राजा था, यानी कि ऑप्शन आपका जो दे रखा है बी उरुक, ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 21 का, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन का आंसर भी कर पाए होंगे। तो ये 21 एमसीक्यू क्वेश्चन था, सेक्शन ए में आपके 21 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, है ना। अब आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो सेक्शन बी आपका रहेगा, इसमें 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। सो अब अगर हम 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो जहां जरूरत होगी मैं आपको आंसर भी दिखाता चलूंगा और सभी क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है वो भी बताता चलूंगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन सारे आसान है। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, पुनर्जागरण काल में मानवतावाद तथा यथार्थवाद से क्या अभिप्राय है। पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आपको आंसर भी दिखा दूंगा। देखिए, मानवतावाद का आप मतलब बता देंगे कि भाई मानवतावाद का मतलब होता है मनुष्य में रुचि लेना, उसकी समस्याओं का समाधान करना, उसके समस्याओं को और आसान बनाना, ठीक है, मतलब समस्याओं को हल करना, कहीं ना कहीं मानवतावादी विचारधारा कहलाती है। लेकिन मानवतावादी उन लोगों को भी कहा जाता था जो यूरोप में या इटली में, इटली के नगरों में जो ऐसे लोग थे जो क्या करते थे, दर्शन शास्त्र, है ना, या जो नीति शास्त्र है, इतिहास है, इन सब्जेक्ट को पढ़ाते थे, उनको ये लिए भी मानवतावादी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरी तरफ यथार्थवाद की बात करें तो यूरोप में क्या होता है, जो गणित, कला, विज्ञान के क्षेत्र में जो उन्नति प्रगति होता है, और उसने इटली को और यूरोप को एक नया दिशा प्रदान किया था, इसी को यथार्थवाद भी कह दिया जाता है। मैं एक बार आपको लेके चलता हूँ अपने आंसर की जो है उसमें, और उसके बाद आपको समझाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, जैसे यहाँ पे सबसे पहले मानवतावाद का मतलब बता रखा है। मानवतावाद क्या है, तो 15वीं शताब्दी में उन अध्यापकों के लिए ये शब्द प्रयुक्त किया जाता था जो कि अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास, नीति दर्शन विषय पढ़ाते थे, ठीक है, उनके लिए इन मानवतावाद शब्द का इस्तेमाल किया गया था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें यथार्थवाद की, तो शरीर विज्ञान, रेखा गणित, है ना, भौतिक विज्ञान की हम बात कर ले, इन सभी विषयों ने क्या किया था, एक तरीके से इतावली के जो नगर थे या इटली को एक नया दिशा या नया रूप दिया था, इसी को यथार्थवाद भी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन यात सेन कौन थे और उनके सिद्धांतों की विवेचना कीजिए जिन्होंने चीन में गणतंत्र की स्थापना में योगदान दिया, ठीक है। मैं बहुत आसान है, देखिए, सन यात सेन की बात करें तो इनको आधुनिक चीन का संस्थापक भी माना जाता है। ये एक डॉक्टर थे और ये मतलब चाइना के भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे, और इन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे चीनी गणतंत्र की स्थापना के लिए, जिसमें से सबसे पहले राष्ट्रवाद की हम बात कर ले, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या था इनके लिए, राष्ट्रवाद का मतलब तो वैसे राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना दिखाना होता है, लेकिन इनके लिए राष्ट्रवाद का मतलब था मांचू वंश को ख़त्म करना, जो जिसको ये विदेशी वंश मानते थे, और वो चाहते थे कि चाइना से मांचू वंश को हमेशा के लिए क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। दूसरा जो इनका जो सिद्धांत था वो था गणतंत्र का, यानी गणतांत्रिक सरकार की स्थापना की जाए, ठीक है। और तीसरा इनका सिद्धांत था समाजवाद का, समाजवाद यानी कि समता मूलक समाज की स्थापना हो, सरकार जो है सभी के भलाई के लिए काम करे, यही था इनके 3 सिद्धांत, ठीक है। सबसे पहला सिद्धांत राष्ट्रवाद, दूसरा गणतंत्र और तीसरा समाजवाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज में प्रथम वर्ग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको पता है कि फ्रांस जो था मध्यकाल में 3 वर्गों में बटा हुआ था, है ना। वहाँ पे टोटल कितने वर्ग थे भैया, वहाँ पे टोटल 3 वर्ग थे। 3 वर्ग में कौन कौन से वर्ग, सबसे पहले ऊपर आते थे पादरी, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आते थे, अभिजात, और जो तीसरा वर्ग था वो कौन सा था, किसानों का, है ना। तीसरे वर्ग पे आ जाते थे किसान।
तो अगर हम बात करें प्रथम वर्ग, समाज में प्रथम वर्ग पे आपको टिप्पणी लिखनी है, तो पादरी थे, और पादरी सबसे टॉप पे आते थे। उनकी स्थिति बहुत बेहतर थी, ये चर्च पे नियंत्रण रखते थे, और इसमें कई तरीके के लोग थे, जैसे कि पादरी भी होते थे, कुछ पोप होते थे, चर्च के अध्यक्ष पोप होते थे, है ना, कुछ बिशप की बात कर ले, जो कि उपदेश देते थे, ज़्यादातर घूम घूम के उपदेश देने का काम करते थे, उनको बिशप कहा जाता था। तो ये सब इसी वर्ग में आते थे, और इनकी मतलब स्थिति बहुत अच्छी थी। हर कोई पादरी नहीं बन सकता था। पादरी बनने के लिए ज़रूरी था कि सबसे पहले तो भाई पुरुष ही पादरी बन सकते थे। इसके अलावा जो शारीरिक रूप से बाधित व्यक्ति है, श्रमिक है ना, कृषि दास है, ये सब पादरी नहीं बन सकते थे। ठीक है, पादरी विवाह नहीं कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें आप प्रथम वर्ग के बारे में बता सकते हैं, पादरी वर्ग के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, चंगेज खां की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आपको बताना है चंगेज खां ने अपनी साम्राज्य की सीमाओं के विस्तार के लिए जो भी नीतियाँ उसने अपनाई थी, अपने सैन्य क्षमता को किस तरीके से मजबूत किया था, उसके बारे में इस क्वेश्चन में आपको बताना है। बहुत आसान है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हर बार रिपीट होता है क्वेश्चन, हर बार आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझो। चलो पहले आंसर की में लेके चलता हूँ और वहाँ से आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ। सो प्यारे बच्चों, जैसे कि चंगेज खां की अगर सैनिक उपलब्धियों की मैं बात करूँ तो सबसे पहले कुशल घुड़सवार सेना। चंगेज खां के पास क्या थी, कुशल घुड़सवार सिपाही थे, है ना, अच्छे नस्ल की घोड़े भी थे, और उस पर सवार होने वाले जो सिपाही थे वो भी ज़्यादा उन्नत, मतलब ज़्यादा कुशल थे। तो इस वजह से वो दूसरे राज्यों पर आसानी से हमला करके उन पर कब्जा कर सकते थे। दूसरा, तीरंदाजी का अद्भुत कौशल था इनके पास, मतलब घोड़े पर सवार होकर जो तीरंदाजी करते थे ना, बहुत ही शानदार करते थे, शानदार तरीके से करते थे। और ये उन्होंने तब ये योग्यता उन्होंने तब प्राप्त किया था जब वो जंगलों में क्या करते थे, शिकार पे जाया करते थे। तो ये चीज़ें उनको युद्ध में काफ़ी ज़्यादा सफल बनाता था। इसके अलावा मौसम की जानकारी थी भाई, मतलब कि चंगेज खां के सैनिकों के पास मौसम की जानकारी होने की वजह से जब बर्फबारी होती थी, मौसम ख़राब होता था, उस समय भी वो मतलब कुछ ऐसी नीतियाँ पहले से बना के रखते थे कि ख़राब मौसम में भी अपने सैन्य अभियान को नहीं रोकते थे और उनका सैन्य अभियान चलता रहता था। इसके अलावा घेराबंदी की नीति बहुत ही उन्नत थी, मतलब कि दूसरी सेनाओं को किस तरीके से घेरना है, उनको कैसे हराना है, हराने के लिए किस तरीके से उनको चारों तरफ से हम घेरेंगे, ये नीति भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। नेफ्ता बमबारी की शुरुआत, यानी कि जो विस्फोटक जो पदार्थ है उसका भी निर्माण इसके इंजीनियरों ने कर लिया था। तो ये भी दुश्मनी सेना को, जो दुश्मन है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाता था। तो ये सारे पॉइंट्स आप किस में बता सकते हो, चंगेज खां की सैनिक उपलब्धियों में बता सकते हो। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन अथवा में जो 25वां क्वेश्चन है उसी के अथवा में दे रखा है, यास क्या था, इसके अर्थ में परिवर्तन आने के क्या कारण थे। इसमें आपको कुल मिला के यास के बारे में बताना है, और बाद में मतलब जो चंगेज खां के जो पूर्वज थे उन्होंने क्या किया, इसके अर्थ को थोड़ा सा बदल दिया और उसको फिर लागू करा ही। ऐसा नहीं है कि उन्होंने यास को लागू नहीं किया, लागू करे रखा, लेकिन उसके अर्थ को थोड़ा सा बदल दिया। तो देखिए यास क्या था, यास चंगेज खां का नियम संहिता था, मतलब उसने जो नियम बनाए थे उसी को यास कहा जाता था। ठीक है, ये चंगेज खां का आदेश था उसके प्रजाओं के लिए, वहाँ की जनता के लिए। और इस यास को सबसे पहले उसने 1206 में लागू किया था। कुरिलताई जो कबीला था, कुरिलताई जो सभा है, वहाँ पे सबसे पहले इसने लागू किया था। ठीक है, और बाद में जो हुआ, इसको लागू करने के लिए उसके जो पूर्वज जो थे चंगेज खां के, मतलब चंगेज खां के बाद की जो पीढ़ी, पूर्वज कह रहा हूँ, चंगेज खां के जो बाद की जो पीढ़ी है, उसने क्या किया, इसके अर्थ को बदल के इसको लागू किया, लेकिन लागू किया उन्होंने। ठीक है, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, गोल्ड रश से क्या तात्पर्य। बहुत ही आसान क्वेश्चन है गोल्ड रश, और इम्पोर्टेंट है भाई। ये भी क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होता रहता है, तो गोल्ड रश को भी आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए गोल्ड रश, आप जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हो तो वहाँ पे एक राज्य है कैलिफोर्निया। ठीक है, अब कैलिफोर्निया के बारे में अफवाह ये फैलती है, लगभग 1840 के आसपास की बात है। ठीक है, तो होता है ये कि ये अफवाह फैलाई जाती है कि वहाँ पे सोने के मतलब खदानें हैं। कुछ अफवाह ऐसी फैलती है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोने की खदानें हैं, इस वजह से बहुत सारे यूरोपीय लोग चले जाते हैं फटाफट कहाँ, कैलिफोर्निया, अपनी किस्मत बदलने के लिए। तो इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लोगों की हुजूम इकट्ठी हो जाती है, और इसी को क्या कहा जाता है, गोल्ड रश कहा जाता है। और गोल्ड रश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। वहाँ पे रेलवे लाइन का विस्तार किया गया, यातायात के साधनों को
ज़्यादा बढ़िया किया गया है ना, कृषि के नए तौर तरीके विकसित किए गए, तो इसने संयुक्त राज्य अमेरिका के विकास में भी अच्छा खासा योगदान दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की विश्व को क्या देन है? भैया मेसोपोटामिया के लोगों ने विश्व को क्या दिया है? बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम है ना। जो काल गणना की जो विधि है, जैसे कि हम समय का विभाजन की बात करते हैं, पूरे साल को 365 से 66 दिनों में हम बांट रखे हैं, है ना। हम एक दिन को 24 घंटे में, ठीक है, और इसके अलावा 1 घंटे को हमने 60 मिनट में, इस तरीके से जो समय का विभाजन हमने जो किया है वो मेसोपोटामिया के लोगों की ही देन है, ठीक। इसके अलावा गणित के बहुत सारे सिद्धांत, जैसे कि जमा घटा गुना भाग के जो सिद्धांत है वो भी मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा दिए गए हैं। खेती की शुरुआत सबसे पहले यहीं के लोगों ने किया था। नगरों में सबसे पहले रहना जो शुरू किया था वो यहीं के लोगों ने किया था, मतलब शहरीकरण का विकास भी सबसे पहले यहीं से हुआ था। ये अंतरिक्ष के बारे में भी, सौरमंडल के बारे में भी इनको अच्छा खासा नॉलेज था, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अब सेक्शन सी की हम बात करने वाले हैं, जो कि 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। देखिए 8 मार्क्स के क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे कि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए, क्योंकि आपको पता है भैया 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में हमें 300 शब्द, 350 शब्द लिखने हैं, है ना। तो इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले एक भूमिका लिखना है। भूमिका क्या होता है भैया? भूमिका होता है इंट्रोडक्शन, समझ रहे हो। इंट्रोडक्शन में आप क्वेश्चंस को समझाते हैं, जो क्वेश्चन में आप बताने वाले हैं उसी को आप समझाते हैं। तो ये भूमिका कम से कम 4 से 5 लाइन में लिखेंगे। उसके बाद आपका जो मेन आंसर होगा वो भूमिका लिखने के बाद शुरू होगा, समझ रहे हो। मेन आंसर लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, एक निष्कर्ष भी लिखेंगे। निष्कर्ष क्या होता है भैया? तो निष्कर्ष होता है कि आपने जो क्वेश्चन का आंसर लिखा है उससे आप क्या सीखते हैं, है ना। आप अपने शब्दों में निष्कर्ष बनाते हैं। निष्कर्ष कभी भी रटा रटाया नहीं होता, निष्कर्ष आप अपने शब्दों में देंगे। तो इस तरीके से आप अगर फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, पूरे 8 में से 8 भाई आपके जेब में है, समझ रहे हो। तो ये तरीका होगा आपका करने का। अब जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया, मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है। और इसी में अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐड कर रखा है। पहले तो मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ आपको बताना है, उसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता में शहरीकरण की दिशाओं के क्या कारण थे। मतलब कि इसमें आपको समझाना है कि मेसोपोटामिया में शहरीकरण का विकास हुआ था सबसे पहले, तो उसमें किन कारणों का योगदान रहा, है ना। आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले मेसोपोटामिया के बारे में आप बता दो, जैसे इंट्रोडक्शन लिखोगे तो उसमें भी थोड़ा सा बता दोगे, उसके बाद मेन जो आंसर आएगा उसमें भी थोड़ा सा अर्थ आप अलग तरीके से बता सकते हो। तो अगर मैं सिंपल आंसर की बात करूँ तो आप उसमें मेसोपोटामिया के अर्थ में आप बताओगे कि मेसोपोटामिया जो है यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, मैसोस और पोटेमोस। मैसोस का अर्थ होता है मध्य, पोटेमोस का अर्थ होता है नदी, यानी कि ये दजला और फरात नदी के बीच का भूभाग था। और दुनिया में सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ठीक है। और यहाँ के लोगों ने विश्व को बहुत कुछ दिया है। और सबसे पहले शहरीकरण का जो विकास हुआ था वो मेसोपोटामिया में हुआ था। अब शहरीकरण के विकास में बहुत सारे कारणों का योगदान रहा, जैसे कि वो नदी के किनारे स्थित था, है ना। यहाँ की जो भूमि थी बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, खेती अच्छी हो जाती थी, व्यापार हो जाता था, श्रम सुविधाओं की उपलब्धता थी, ठीक है। जो राजा थे उन्होंने भी यहाँ पे शहरीकरण के विकास में योगदान दिया, ठीक है। यहाँ की वास्तुकला बहुत अच्छी थी, इसने भी शहरों के विकास में योगदान दिया। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, मंदिर मेसोपोटामिया की सभ्यता के अभिन्न अंग थे, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में मेसोपोटामिया के मंदिरों की विशेषता बतानी है भैया, ठीक है। तो मंदिरों की अगर मैं बात करूँ, चलो एक बार आपको PDF में लेके चलता हूँ, मतलब जो आंसर की है उसमें, वैसे आसान क्वेश्चन है लेकिन आपको आंसर की में लेके जाके फिर समझाता हूँ। तो देखिए, अगर हम मंदिरों की विशेषता की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि बहुत सारे प्राचीन नगर मंदिरों के आसपास विकसित हुए थे, है ना। सबसे पहले मंदिर जो था वो ज्ञात एक छोटा सा देवालय होता था, देवालय यानी कि देवताओं का घर, ठीक है, जो कि कच्ची ईंटों का बना हुआ था। और यहाँ पे विभिन्न देवी देवता निवास करते थे, यानी कि इनका निवास स्थल माना जाता था। जैसे कि उर की बात करें, उर यानी कि चंद्र देवता, नाना यानी कि युद्ध और प्रेम की देवी थी, ठीक है। कुछ जो मंदिर थे वो साधारणतः घर जैसे ही होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी न किसी देवी देवताओं के घर ही होते हैं, है ना। वहाँ पे भी तो देवी देवता निवास करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि लोग देवी देवताओं को अनेक प्रकार की चीज़ें अर्पण करते थे, जैसे कि अन्न है, दही है, मछली है, इन सब चीज़ों को चढ़ाते थे। इसके अलावा आराध्य देव की बात करें तो आराध्य देव को खेती और मत्स्य और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। तो ये भी एक मुख्य देवता हो गया जिनको खेती का, मत्स्य का और जो हमारे स्थानीय जो पशुधन है उसका स्वामी इनको माना जाता था। और लोग यहाँ पे कई प्रकार के कार्य करते थे, ठीक है।
मंदिर के आसपास क्रियाकलाप धीरे धीरे बढ़ने लग गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को लेन देन के लिए इसका इस्तेमाल होने लग गया था, है ना, चीज़ों के बंटवारे के लिए इसका इस्तेमाल होने लग गया था। तो मंदिर ने क्या किया, धीरे धीरे अपनी आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ा लिया। ठीक है, तो ये आप मेसोपोटामिया के मंदिरों की विशेषता में बता सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है, ये चैप्टर नंबर जो आपका है 10वां नए सिलेबस में, तो अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 6 है ना, मूल निवासियों का विस्थापन, उस चैप्टर से क्वेश्चन है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा के बारे में आप क्या जानते हैं? इसे कैसे समाप्त किया गया, चर्चा करिए। तो भाई लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको इसका आंसर करना होगा। चलिए इसको भी मैं लेके चलता हूँ आपको आपकी PDF में, और वहाँ से फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम दास व्यवस्था की बात करें। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे यूरोपीय लोग अमेरिका पहुंचते हैं, वहाँ पे वहाँ के जो मूलवासी है उसको क्या बना लेते हैं, गुलाम बना लेते हैं, है ना, उनसे काम लेना शुरू कर देते हैं भाई, खेतों में या जंगलों में उनसे काम करवाते हैं। लेकिन बहुत सारे जो वहाँ के जो मूलवासी जो दास थे वो मारे जाते हैं, है ना, बहुत सारी संख्या में मारे जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि क्योंकि वहाँ के मौसम में, वहाँ का जो मौसम होता है, दक्षिणी क्षेत्र जो है, दक्षिणी अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहाँ का मौसम ज़्यादा बढ़िया होता नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि अफ्रीका से बहुत सारे गुलामों को वहाँ पे लेके जाया जाता है और उनसे काम लिया जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि भाई दास विरोधी आंदोलन भी वहाँ पे चल रहा होता है कि दास व्यापार को ख़त्म किया जाए, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, है ना। लेकिन अफ्रीका से जो गुलाम लाए गए थे उनके ऊपर कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया अमेरिका की सरकार के द्वारा और उनके स्थिति को सुधारने के लिए। देखो, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र की अगर हम बात करें, अमेरिका की अगर हम उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ की जलवायु थोड़ी अलग है। ठीक है, अमेरिका के उत्तरी राज्यों में क्या था कि दास प्रथा के जो खिलाफ आवाज़ था वो काफ़ी ज़्यादा सख्त था, काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। लेकिन दक्षिणी क्षेत्र में इसको ख़त्म करने को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं थी। दक्षिणी क्षेत्र में जो लोग थे, जो अंग्रेज़ थे या मतलब जो यूरोप से आए थे, वो दास प्रथा को ख़त्म नहीं करना चाहते थे। लेकिन उत्तरी क्षेत्र में इसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आंदोलन चल रहे थे। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे गृह युद्ध हो जाता है। आपको पता है कि अमेरिका में गृह युद्ध हुआ और 1861 से 65 तक, ये लगभग 4 साल तक यहाँ पे युद्ध चला। ठीक है, और इस युद्ध में उत्तरी जो राज्य है उसकी विजय होती है, वहाँ के लोग जीत जाते हैं। ठीक है, और इसमें आपको पता है अब्राहम लिंकन जो थे उनका खासा योगदान रहा था इस में। और इसके वजह से क्या होता है, जब उत्तरी क्षेत्र की जीत होती है तो उसके बाद हमेशा के लिए वहाँ से जो गुलामों का जो उन्मूलन है, गुलामी का जो उन्मूलन है वो कर दिया जाता है, दास व्यवस्था को वहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? पुनर्जागरण तथा इटली की मानवतावादी संस्कृति के तेजी से प्रचार में मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग की क्या भूमिका थी? ठीक है, इसके बारे में, प्रिंटिंग प्रेस के बारे में आपको बताना है। मुद्रण यानी कि आप समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले पुनर्जागरण की हम बात कर लेते हैं। तो पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना, है ना। और पुनर्जागरण एक तरीके से यूरोप को अंधकार युग से बाहर लेके जाता है। इस समय काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति प्रगति देखने को मिलता है। ये पुनर्जागरण का समय काल था। और पुनर्जागरण को फैलाने में, नए विचार को फैलाने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा? प्रिंटिंग का रहा, है ना। अब मुद्रण से क्या होता था, पहले जब प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार नहीं किया गया था, आपको पता है प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? जोहानेस गुटेनबर्ग ने। ठीक है, जो कहाँ से थे? जर्मनी से थे। उन्होंने इसको बनाया था। अब इससे क्या था कि अब पुस्तकें तेजी से छप सकती थी, नए विचारों को तेजी से फैलाया जा सकता था और पुस्तकों की जो कीमत थी वो भी कम हो गई थी। पहले क्या था कि छात्रों को केवल टीचर द्वारा बनाए गए नोट्स पे निर्भर रहना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब मार्केट में तेजी से पुस्तकें आ सकती थी जिसको पढ़ के स्टूडेंट्स तेजी से नए विचारों को ग्रहण कर सकते थे, उसको और तेजी से फैला सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगला है 1870 के दशक में जापान की विद्यालय व्यवस्था और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए किए गए बदलाव
का वर्णन कीजिए। मतलब 1870 के दशक में जापान में क्या हुआ, नई विद्यालय व्यवस्था लागू की गई और राष्ट्र के एकीकरण के लिए कुछ कदम उठाए गए थे, उसके बारे में यहाँ पे आपको समझाना है। तो चलिए पहले एक बार पीडीएफ में चलते हैं, आंसर में चलते हैं, आंसर की में चलते हैं और उसके बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझाता हूँ। तो जैसा कि 30वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, सबसे पहले 1870 के दशक में जापान की विद्यालय व्यवस्था में कौन कौन से परिवर्तन किए गए। देखिए सबसे पहला परिवर्तन ये रहा कि लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया। पढ़ाई की जो फीस थी बहुत ही कम कर दी गई और आधुनिक विचारों पर जोर दिया गया। आधुनिक विचारों की शिक्षा लोगों को दी गई। राज्य के प्रति निष्ठावान बनना, जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया गया कि इतिहास को पढ़िए और इतिहास को और महान बनाइए। किताबों के चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर नियंत्रण स्थापित किया गया। किताबों का चयन मतलब कि सब्जेक्ट का चयन आप स्टूडेंट कर सकते थे, अपने मन से कर सकते थे, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जो शिक्षक थे उनको ट्रेनिंग दी गई, ठीक है। इसके अलावा माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी, अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा बच्चों को दी जाने लगी। तो ये 1870 के दशक में जापान की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन किए गए। इसके अलावा राष्ट्र के एकीकरण के लिए क्या किया गया, राष्ट्र के एकीकरण के लिए जो पुराने गांव थे और जो क्षेत्रीय सीमाएं थी उसको बदलकर नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया, यानी कि दोबारा से जो राज्य और जो गांव थे उसकी सीमाओं को तय किया गया। इसके अलावा राजस्व एकत्रित करने के लिए भी उचित प्रबंध किए गए ताकि जितनी भी प्रशासनिक इकाइयाँ हैं उनको राजस्व मिल सके और स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा सके लोगों को, है ना। 20 साल से अधिक आयु के जितने भी युवा थे उन सभी के लिए कुछ समय के लिए सेना में कार्य करना अनिवार्य कर दिया कि भैया आपको कुछ समय के लिए सेना में कार्य करना ही होगा, सभी के लिए जो 20 वर्ष से अधिक आयु के जो युवा थे उनके लिए। आधुनिक सैन्य बल तैयार किया गया, यानी कि सेना को बहुत ज़्यादा मजबूत किया गया। सशक्त सेंसर व्यवस्था लागू कर दी गई, यानी कि मीडिया पर एक तरीके से बहुत कड़ा नियंत्रण स्थापित किया गया, ठीक है। नौकरशाही और सेना सीधे सम्राट के अधीन रखी गई, यानी कि जो नौकरशाही थे, जो सरकारी कर्मचारी थे और जो सेना के अधिकारी थे उनको सीधे सम्राट के अधीन रखा गया, वो उनके अधीन काम करते थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ चुके होंगे। सो प्यारे बच्चों, ये सेक्शन सी हो गया जिसमें आपके कुल मिला के 8 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको पता है कि आपको सेक्शन जो डी होगा उसमें 3 पैराग्राफ होंगे जो कि 4 मार्क्स के रहेंगे और पैराग्राफ के आंसर आपको भैया इसी में मिल जाने हैं। तो मेरे को नहीं लगता है कि मेरे को करवाने की ज़रूरत है ना। आप इसको खुद भी कर सकते हो। अब हम मैप देख लेते हैं सीधा। जैसे कि आपको पता है 5 मार्क्स का आपको एक मैप देखने को मिलेगा और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का मैप है, ठीक है, जिसमें 3 लोकेशन तो भैया दिए गए हैं 1, 2, 3, ये आपको भरने हैं। साथ ही साथ ये 2 लोकेशन आपको दर्शाने भी है साथ में, ठीक है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी दूसरी पीडीएफ में और वहाँ से आपको मैप में समझा देता हूँ। सो प्यारे बच्चों, आपको 3 लोकेशन इसमें दर्शाने थे। जैसे कि सबसे पहला जो आप लोकेशन दर्शाएंगे, ऊपर आपका डार्विन था ना, डार्विन, सबसे पहला डार्विन। नीचे ये वाला जो लोकेशन है पर्थ का है और ये वाला लोकेशन एडिलेड, ठीक है। एडिलेड, डार्विन और पर्थ, ये हो गया। इसके अलावा 2 लोकेशन आपको और दर्शाने थे, जिसमें से एक तो आपका सिडनी का जो लोकेशन है ये है और सिडनी के नीचे ही थोड़ा सा नीचे आपका कैनबरा है। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा, ठीक है। तो ये 5 लोकेशन आपके मैप में है और आपके जो सेकेंड टर्म के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैप जो रहेगा वो ऑस्ट्रेलिया का ही मैप रहेगा, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का ही मैप आए, तो आप इस मैप को कर ले। ये 5 लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें 2-4 और लोकेशन है जो जब मैप की वीडियो आएगी उसमें मैं आपको समझा दूंगा, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका तो ये आपका सैम्पल पेपर था, फर्स्ट सैम्पल पेपर जो कि मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया है। ऐसे ही 3 और हिस्ट्री में आपको सैम्पल पेपर देखने को मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट सैम्पल पेपर के लिए आप कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स को भर देंगे कि भैया जल्दी से जल्दी आप हमारे लिए अगला सैम्पल पेपर भी लेके आइए। तो बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए अगला सैम्पल पेपर भी लेके आ जाऊँगा। साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस का सैम्पल पेपर भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अब लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब रोशन भैया है साथ तो डरने की क्या है बात, ठीक है। बस आप लोग अपना प्यार मोहब्बत इसी तरीके से बनाए रखिए, इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहे। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।